हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो एटम है उसको हम उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस तरह से एक्साइट कर सकते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कुछ एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी ताकि वो हायर एनर्जी लेवल में जा पाए। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, उसमें हम पढ़ते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम। इफ यू प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम then there is a possibility that it is excited to the higher energy level। इसका मतलब ये है अगर हम उसको एनर्जी देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हायर एनर्जी लेवल में जा पाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाए। तो उसका क्या रीज़न है, तो वो कोलाइड कर पाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में और वो हीट लॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो जो उसको एनर्जी चाहिए थी हायर एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए वो नहीं मिल पाए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जा पाएगा। तो उसके पास हमारे पास दो प्रोसेस है। दिस प्रोसेस कैन बी डन इन टू वेज। देर आर टू वेज। तो पहला है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन को जो एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक फोटोन की एनर्जी वो ले लेगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और दूसरा बाय कोलिजन विद अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे एटम से कोलिजन करके उनका मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए और वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में हम वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके फोटोन की जो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है, h nu, which electron absorbs must be equal to the energy difference delta E between the initial energy level and the higher energy level of the electron। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 1 में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में है तो उसको एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है। उन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा ई। उसके बराबर अगर फोटोन की एनर्जी है तो वो उसमें जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 3 में जाना, तो उन दोनों के बीच का जो डेल्टा ई है उसके बराबर अगर फोटोन की एनर्जी होगी तो ही वो उसमें जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कौन सा इलेक्ट्रॉन, n इजिकल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। n इजिकल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ, लेट्स से कि n इजिकल टू 1 ग्राउंड स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन, then this atom can absorb only certain specific energy photons having energy जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से, n इजिकल टू 1 और n इजिकल टू 2 का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई E2 माइनस E1 का ये जो एनर्जी डिफरेंस है 10.2 आ रहा है। तो यहाँ से n इजिकल टू 1 से 2 में चला जाएगा अगर इतना एनर्जी फोटोन का होगा। या फिर उससे 12.09 हो तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है ये n इजिकल टू 3, तो E3 और E1 का जो एनर्जी डिफरेंस है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना एनर्जी मिलेगा तो 1 से कहाँ पे जाएगा, 3 में जाएगा। या फिर 12.75 तो 1 से 4 में जाएगा। तो इतना अगर एनर्जी अगर फोटोन का होगा उन्हीं फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं कहूँ कि 10 n इजिकल टू 1 वाला जो n इजिकल टू 1 में है, लेट से कि वो ग्राउंड स्टेट में है और 10.2 ना मिलके 10.3 मिल गया, या फिर मैं कहूँगा 11 मिल गया, तो वो ना तो वो 1 से 2 में एक्साइट नहीं होगा। उसको इतनी ही एनर्जी चाहिए, 10.2 ही चाहिए, फिक्स इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो वो फोटोन की सारी एनर्जी ले लेगा और वो हायर स्टेट में चला जाएगा। या फिर 12.09 का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होगी फोटोन की, h nu किसके बराबर है, h nu की वैल्यू, h nu की फोटोन की वैल्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो 1 से 3 में चला जाएगा। या फिर 10.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 1 से 4 में चला जाएगा। तो इसी तरह से इन्हीं स्पेसिफिक फोटोन्स जिनकी एनर्जी इतनी हो उन्हीं को ही हाइड्रोजन एटम का n इजिकल टू 1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा और नेक्स्ट हायर स्टेट में जाएगा, तो एक्साइट होगा। तो ये था बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। इसको नोट करेंगे।
तो ये जो डायग्राम है n इक्वल टू 1 n इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हमें याद रखना है, ये दिमाग में हमें रखना है। n इक्वल टू 1 2 3 4 n इक्वल टू 5 ये एनर्जी लेवल से याद रखना है। इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -3.4 1.51 -0.85 और -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डेल्टा ई क्या है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 10.2। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर 10.2 है तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा वो हाइड्रोजन एटम और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या फिर अगर मैं कहूँ ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू अगर 3 में जाना है तो उसको कितना एनर्जी गैप चाहिए, उसको 12.09 चाहिए। इसका और इसका जो डिफरेंस है 12.09, इतना गैप उसको चाहिए होगा। तो अगर उसका एनर्जी, फोटोन का एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इतना एनर्जी लेके 1 से कहाँ जाएगा, 1 से थर्ड में जाएगा। या फिर अगर मैं कहूँ नेक्स्ट 1 से और 4 का बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 13.4 और 0.85 का जो डिफरेंस है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इतना एनर्जी का फोटोन है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन 1 से कहाँ, थर्ड में एक्साइट हो जाएगा। तो ये एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्साइटेशन की बात हो रही है। अगर फोटोन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी कितनी है 10.2 है तो 1 से 2 में चला जाएगा, 12.09 है तो 1 से कितने में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 12.75 है तो 1 से 4 में चले जाएगा, एंड सो ऑन। अलग अलग हम डिफरेंसेस लेते रहेंगे। अगर मैं कहूँ अगर इफ फोटॉन्स एनर्जी h न्यू और वो कितने के बराबर, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट्स से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो 10.2 से तो ज्यादा है और 12.09 से कम है, इनके बीच में है, तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसकी, तो वो 1 से 2 में नहीं जाएगा। तो जितनी एनर्जी होगी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही फिक्स होना चाहिए, डेल्टा ई के बराबर है, h न्यू की वैल्यू डेल्टा ई के बराबर होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ इफ फोटॉन्स एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो जो 10.2 चाहिए था हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 से 2 में नहीं जाएगा, 1 से 3 में तो जा ही नहीं सकता, 1 से 2 में भी नहीं जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो हाइड्रोजन एटम होगा, वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसका मतलब है देन H एटम या फिर इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब दैट फोटोन। तो ये हमें क्लियर रखना है कि एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है, डिपेंड करेगा उनके एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर है। और h न्यू की वैल्यू उनके डेल्टा ई के बराबर होनी चाहिए, तभी वो जा सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई या थोड़ी बहुत कम हुई तो नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, उसको एक्साइट कर जाना, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है, तो 13.6 अगर उसको h की वैल्यू 13.6 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको, तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके n इक्वल टू 1 से वो कहाँ चला जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, मतलब वो हाइड्रोजन एटम को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इन्फिनिटी पे, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर इन्फिनिटी पे कितनी होगी, 0 होगी, तो वो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने, क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकता है, हाँ ले सकता है। वो फर्स्ट से कहाँ चला जाएगा, वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये ले सकता है। क्या h न्यू 13.6 से ज्यादा हो तो क्या उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर 13.6 से अगर ज्यादा हो एक फोटोन की एनर्जी 13.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो वो हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन था वो उस एनर्जी, उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और जो बची कुची एनर्जी होगी, तो 13.6 तो उसको लग गई, 13.6 उसको लग गई यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाने के लिए, फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट था वहां से इन्फिनिटी तक जाने के लिए, मतलब आयनाइज होने के लिए 13.6 लग गया। जो बचा हुआ था दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी। तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा तो वो क्या हुआ, क्या वो एक्साइट कर जाएगा, हाँ एक्साइट कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से आयनाइज हो जाएगा, और जो बची हुई एनर्जी होगी द रिमेनिंग एनर्जी विल बी रिमेन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, इसको नोट करेंगे।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो नाम से पता चल रहा है जो एब्जॉर्प्शन होगा फोटोन का, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनेगी, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन whose energy is exactly equal to, मैंने बताया कि इसका एनर्जी exactly equal to the difference of ground state and any of the excited state। तो ground state और any of the excited state के, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 हो गया, 12.09 हो गया, 12.75 हो गया, और फर्दर जो भी है उसके बराबर हो जाएगा। दिस वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू, जो वेवलेंथ था किसका, फोटोन का, करस्पॉन्ड टू द लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। और उसकी कितनी लाइंस होगी, उसकी लाइंस की भी बात करेंगे। तो वो अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में गया, तो एक ही लाइन बनेगी। n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 कितनी पॉसिबिलिटी लाइन होगी, एक ही लाइन की पॉसिबिलिटी होगी। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 गया, तो वो डायरेक्ट n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाएगा। तो एक ही लाइन की जो स्पेक्ट्रम जो बनेगी, उसकी एक ही लाइन होगी, एक ही वेवलेंथ होगी, जो करस्पॉन्डिंग फोटोन होगा वही ऑब्जर्व करके n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाएगा। मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो फोटोन है वेवलेंथ लैम्बडा थी, और एक ये जो लेट से कोई एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो और वहां से ग्राउंड n इक्वल टू 1 में है, और उसको अगर फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है, और n इक्वल टू 1 से वो n इक्वल टू फर्दर 2 में चला जाता है, या n इक्वल टू 2 में या 3 में या किसी में भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कितना जो वेवलेंथ है, फोटोन की वेवलेंथ कितनी है, या फिर फोटोन की हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है। एक फोटोन था और एक ग्राउंड स्टेट में था, तो वो n इक्वल टू 1 से कहाँ चला गया, n इक्वल टू 2 में चला जा सकता है, या फिर हम बात करते हैं n इक्वल टू n में चला जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट करेंगे इसको। कुछ नोट करने की बातें हैं। फर्स्ट है एन एटम विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ओनली। तो हम ये मानेंगे कि ग्राउंड स्टेट में है तभी वो एटम जो एनर्जी उसको गेन कर सकता है, और नेक्स्ट हायर एक्साइटेड स्टेट में या फिर वो एटम को छोड़ के जा सकता है। और दूसरा, नंबर ऑफ लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिटवीन n इक्वल टू 1 एंड टू n इक्वल टू n। अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में गया, या फिर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में गया, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन वो उस स्पेक्ट्रम में हमें दिखा देगी। बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम हमने नाम भी सुना होगा। जैसे अगर एक प्रिज्म है और उसमें से एक वाइट लाइट को हम निकालते हैं, तो हमें रेनबो दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये विबग्योर है, तो यहाँ वायलेट कलर है हमारे पास, फिर यहाँ पर इंडिगो है, फिर ब्लू कलर है हमारे पास, लेट से ब्लू कलर है। तो ये कलर्ड पेन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से कुछ बना रहा हूँ। ग्रीन है, उसके बाद ग्रीन है, तो ग्रीन मैंने इस तरह से कुछ बना दिया। फिर येलो है, तो इस तरह से हमने कुछ बना दिया। फिर ऑरेंज है, तो ऑरेंज इस तरह से मैंने बना लिया, और रेड को मैंने इस तरह से कुछ। तो ये मैं कलर को इंडिकेट कर रहा हूँ, मेरे पास ये वाली कलर चौक नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ आपको। तो ये विबग्योर है, ये कलर है, और ये स्पेक्ट्रम किस तरह से है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसे ये वॉयलेट से ये इंडिगो में बदलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली बदलेगा। तो इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब होगा क्या, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस वजह से जो हमें ऑब्जर्व होता है, वो एक एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, किसमें जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसका वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और नेक्स्ट हायर स्टेट में या उससे भी हायर स्टेट में चला जाता है। उसकी वजह से एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है, और जो वेवलेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ ऑफ दैट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो इसमें से मिसिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे हाइड्रोजन का एक हमने एक n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में चला गया, तो वो जो वेवलेंथ थी उसकी जो एनर्जी थी hν किसके बराबर,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी, उस वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम इस तरह से बनेगा, और वो जो वेवलेंथ थी वो पर्टिकुलर हमें यहाँ पर डार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये डार्क दिखाई देगा। इस स्पेक्ट्रम मैंने इस तरह से बोल दिया, ये स्पेक्ट्रम था कंटिन्यूअस, और यहाँ से एक डार्क हमें लाइन दिखाई देगी। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सिंपली ये विबग्योर की तरह इस तरह से था, और एक हमें ये विजिबल लाइट, जैसे मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, तो विजिबल लाइट में से एक डार्क दिखेगा जो हमको दिखाई नहीं देगा। तो यही वो स्पेक्ट्रल लाइन है, लाइन ऑफ दैट स्पेक्ट्रम है, जो जिसकी वेवलेंथ इसके यहाँ से इस फॉर्मूले से आती है, hc बाई लैम्बडा से आएगी, n=1 से n=2 के लिए। तो सिंपल सा ध्यान देने लायक चीज़ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें हमें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखेगा और कुछ डार्क लाइंस दिखेगी, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन में क्या होता है, एमिशन में वहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, और जो लाइन मिसिंग है, जो डार्क दिख रही है, वही लाइन ऑफ दैट स्पेक्ट्रम है। उसी को हम उस स्पेक्ट्रम का दैट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जहाँ से उसकी लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। n=1 से n=2 में गया, या फिर n=1 से n=3 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ से कहाँ का वेवलेंथ का जो मिसिंग होगा वो हम देख सकते हैं, अगर वो विबग्योर रीजन में आता है। तो इसको नोट करेंगे। और वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम फॉर्मूला देखेंगे अभी। तो उस स्पेक्ट्रम की हम जो लाइन की उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, किस उस फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है फोटोन की एनर्जी E=hν E=RhC, इतना हमारे पास माइनस Z²/n² है। यही अगर डेल्टा ई के बराबर आ जाए, डेल्टा ई के बराबर आ जाए, तो हमारे पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं। तो ये ई है, E=hc/λ माइनस, तो हम डेल्टा ई हमें लिखना है, बेसिकली क्या लिखना है, डेल्टा ई। तो कोई कॉम्प्लिकेसी ना करते हुए पहले n², और हमें जाना कहाँ से, 1² से जाना है। तो हमें लेट से कि E=1 में एनर्जी कितनी थी, E=1 में एनर्जी थी माइनस RhC Z²/1²। E= लेट से n में गया है, n में गया है, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, RhC Z²/n²। तो हमारे पास डेल्टा ई कितना आया, En माइनस E1। तो हमारे पास आ जाएगा RhC माइनस RhC कॉमन लिया, Z² कॉमन लिया, 1/n² माइनस 1/1²। तो यहाँ से इसको माइनस को अंदर डाल देता हूँ, तो ये RhC इंटू Z², 1/1² माइनस 1/n²। ये एनी एटम के लिए, इसमें Z² की टर्म आई है। ये हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आई। और अगर हमने पता है कि फोटोन की वैल्यू, फोटोन की जो एनर्जी थी उस hν के बराबर, hν किसके बराबर रख देंगे, डेल्टा ई के बराबर। तो इसको हमने डेल्टा ई को hν के बराबर रख देते हैं, डेल्टा E=hν, और hν क्या है, hc/λ भी लिख सकते हैं उसको। तो डेल्टा ई को हमने ये RhC और फिर hc/λ लिख लिया। तो यहाँ से डेल्टा E=hc/λ, तो यहाँ से डेल्टा ई कितना है, RhC Z² 1/1² माइनस 1/n² को हमने किसके बराबर रख दिया, hc/λ के बराबर रख दिया। तो hc से hc कट गया हमारे पास, तो 1/λ जो आएगा हमारे पास, इसको नोट करेंगे और मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो सिंपल सा हमें डेल्टा ई किसके बराबर, उसकी फोटोन की एनर्जी के बराबर रखना है, hν या hc/λ के बराबर रखना है।
तो यहाँ से हमारे पास अगर आगे करते हैं तो ये डेल्टा ई की वैल्यू हमने एच सी बाई लेमड़ा के बराबर रख दिया, एच सी से एच सी कट जाएगा, तो यहाँ से 1 बाई लेमड़ा आ जाएगा, 1 बाई लेमड़ा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर एन की वैल्यू, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 से ज़्यादा, ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन, हमें पता है किस तरह से हमें करना है। तो उसके यहाँ से लैम्डा हम निकाल सकते हैं, उसका वेवलेंथ, उस स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। लेट से अगर n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 2 में जाता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी, 1 मिलेगी। n इजिकल टू 1 से कितना, n इजिकल टू 3 में गया, तो 1 से हमारे पास 1 से 3 में गया तो हमारे पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, 1। अगर मैंने कहा n इजिकल टू 1 से 2 में गया तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, 1 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, मतलब एक डार्क मिलेगा उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, अगर वो विजिबल है। विजिबल का मतलब अगर ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ गई, और ये विजिबल रीजन में आने पे ये जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी ये ब्लू कलर की होगी या ग्रीन कलर की होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो ब्लू वाली एक लाइट, जैसे मैंने कहा कि ये स्पेक्ट्रम बना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, विबग्योर है यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट से, और ये वेवलेंथ ग्रीन कलर में आ गई, तो ग्रीन कलर में यहाँ पर बीच में कहीं पर, यहाँ पर ग्रीन वाले रीजन में एक रेड से ग्रीन वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसमें यहाँ पर बीच में कहीं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कहीं बीच में बढ़ेगी, और हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर एक डार्क मिलेगा, यहाँ पर ये कलर्ड है और ये यहाँ पर एक डार्क मिसिंग मिलेगा हमको, और उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये सिंपल सा फंडा है। ये डार्क हमें मिलेगा, कितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी, 1 नंबर ऑफ लाइंस होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, सेकंड है हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा अभी तक, और जो फोटोन अगर ग्राउंड स्टेट में है और वो इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करना है तो हमारे पास तो एक फोटोन से एनर्जी लेके वो कर सकता है, और दूसरा तरीका है बाय कॉलिजन विद द अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से कोलाइड करता है, या न्यूट्रॉन से कोलाइड कर लेता है, किसी प्रोटॉन से कोलाइड कर लेता है, या दूसरे एटम से कोलाइड कर लेता है, और वो उसको एनर्जी मिल जाती है जिसको हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सके, तो इस तरह से भी वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकता है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम मे आल्सो एब्जॉर्ब्स एनर्जी ड्यूरिंग collisions and may be excited to a higher energy level। तो मे बी एक्साइटेड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो हायर लेवल एनर्जी लेवल में जा सकता है, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, उसमें डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग collisions ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन द लॉस ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज्ड टू एक्साइट द एटम्स। तो जो लॉस हुआ जो एनर्जी का, जैसे हमने कहा कि जो एनर्जी का लॉस हम निकालेंगे, कितना लॉस हुआ है, वो लॉस कहाँ पर जाएगा, तो वो हीट में बदल सकता है। हमारे पास ये दिमाग में आता है हीट में बदल सकता है, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, या फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक लेवल पे ये सिग्निफिकेंट बातें नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी का लॉस होगा वो किस में कंसीडर कर देंगे, जो लॉस होगा वो उसके फर्दर लेवल अप करने में या फिर एक्साइट करने में काम में ले लिया जाएगा, ये हम मान के चलेंगे। तो वापस पढ़ता हूँ मैं, ड्यूरिंग collisions ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन द लॉस ऑफ एनर्जी must be used to excite the atoms, as at atomic level there is no significance of thermal energy and rise in temperature। तो हम वहां पर एटॉमिक लेवल में राइज इन टेम्परेचर की बात हम तो जो लॉस होगा वो हम कंसीडर करेंगे कि किस में जाएगा, सारा का सारा ये एटॉमिक लेवल पे टेम्परेचर राइज की बात नहीं करेंगे, थर्मल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, तो वो जो लॉस किस में जाएगा, जो
काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करेंगे और वो लॉस किस में जाएगा, लॉस को उसको लेवल अप करने में जाएगा या एक्साइट करने में जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो किस तरह का कॉलिजन होगा वो हम कंसिडर करेंगे, हेड ऑन कॉलिजन कंसिडर करेंगे। और परफेक्टली इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसको हम नोट करेंगे। We cannot estimate that what type of collision must occur, but we can always analyze the possibilities during collision. तो हमें पता कैसे लगाएंगे किस तरह का collision है और possibilities रहती है यहाँ पर। तो पहला है कि if loss of kinetic energy, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम जो भी क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम लॉस किस में होता है। तो मैक्सिमम लॉस होता है इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में। तो वो पॉसिबिलिटी निकालेंगे मैक्सिमम लॉस की। हम मान के चलेंगे कि वो किस तरह का कॉलिजन हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम का, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो जो लॉस आएगा, अगर वो लॉस, इफ द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इज नॉट सफिशिएंट टू द एक्साइट द एटम। अब हमने कहा कि लॉस की वजह से वो जो एटम क्या करेगा, वो जो लॉस होगा वो कहाँ होगा, वो एनर्जी किसको चली जाएगी, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अगर वो लॉस ही सफिशिएंट नहीं है, इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द एटम, मतलब वो एनर्जी के बराबर, उस जो पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए थी उसके बराबर ही नहीं है, उससे कम है, तो वो एक्साइट ही नहीं होगा। इफ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द एटम, देन द कॉलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्साइटिंग नहीं कर पाएगा। एक्साइटिंग नहीं कर पाएगा तो मतलब वो क्या होगा, वो लॉस जो हुआ है, हमने कैलकुलेट किया लॉस, और लॉस इतना आ रहा है और हमको उससे ज़्यादा चाहिए था, तो वो उतना तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉलिजन किस तरह का होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब देयर विल बी नो लॉस। इसका मतलब वो किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मतलब देयर इज no loss at all. The collision must be perfectly elastic, that is there will be no loss at all. तो हमें तो लॉस क्या बात कर रहे हैं, हम लॉस की बात कर रहे हैं। हम पहले तो मान के चलेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, उसकी वजह से जो लॉस आएगा और वो लॉस को कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो सफिशिएंट है एक्साइट करने के लिए तो एक्साइट हो जाएगा, सफिशिएंट नहीं है तो वो परफेक्टली